आप सभी को नमस्ते, नमस्कार और पांचजन्य और शब्दोत्सव के इस खास आयोजन में आप सभी का स्वागत है। मैं कह रहा हूं खास आयोजन इस मायने में है कि आज देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और चूंकि ये आयोजन पांचजन्य का है तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि अटल जी, हम सब अटल जी को जानते हैं, अटल जी को परिचय की जरूरत नहीं है। उनके हम कवि रूप के को, उनके हम एक राजनेता के रूप को, उनके वक्ता के रूप को हम सबने देखा हुआ है। तो अटल जी पांचजन्य के संस्थापक और पहले संपादक रहे हैं। इसलिए और हम सब जानते हैं कि पांचजन्य जो है वो देश का सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला साप्ताहिक है। ऐसे साप्ताहिक की नींव डालने वाले अटल जी रहे हैं। इसलिए आज इस आयोजन में हम अटल जी को विशेष रूप से याद करने के लिए ये आयोजन हम कर रहे हैं और अटल जी के हम तमाम उनके जो व्यक्तित्व के तमाम पहलू हैं, अलग-अलग रंग हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान भी हैं, लेकिन मैं जब पांचजन के कुछ साथियों से बात कर रहा था और बहुत सारे लोग जो अटल जी के बारे में बात कहानियां बताते हैं कि किस तरह से वो जो है उस समय जब ये संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन संसाधनों का अभाव था। आज की तरह इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, आज की तरह लैपटॉप की सुविधा नहीं थी। सब कुछ सारा काम स्वयं करना पड़ता था। ऐसे में अटल जी किस तरह से 104 डिग्री के बुखार होते हुए भी किस तरह से वो पत्रिका का संपादन करते थे, पत्रिका के सारे काम करते थे ताकि वो नियमित रूप से पाठकों तक पहुंच पाए, एक अपना पत्रकारीय धर्म निभाते थे और इस तरह से उन्होंने जो है एक एक शुरुआत की, एक प्रखर राष्ट्रवादी पत्रिका की इस तरह से एक शुरुआत हुई है। तो आज इस आयोजन में आप सभी का स्वागत और अटल जी के अलग-अलग पहलुओं पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं शक्ति सिन्हा जी। शक्ति सिन्हा जी पूर्व नौकरशाह रहे हैं। तमाम भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में आप विभिन्न पदों पे अपनी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप एक ख्याति प्राप्त लेखक हैं, साथ में पॉलिसी विशेषज्ञ हैं और तमाम भारत सरकार की योजनाओं में, नीतियों को बनाने में, उनको आकार देने में आपकी प्रमुख भूमिका रही है। और उससे बड़ी बात रही है कि आप अटल जी के जब वो प्रधानमंत्री थे अटल जी, तो आप उनके निजी सहायक रहे हैं, आप उनके साथ एक लंबा समय व्यतीत किया है और पीएमओ में उनको बहुत करीब से देखा है। और अभी हाल ही में उनकी एक किताब आई है, उन्होंने वाजपेयी जी पे अपने अपने संस्मरणों को लेके और उस दौरान जो उन्होंने देखा सुना उसको लेके एक किताब लिखी है और उस किताब के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और साथ में जो तमाम अटल जी के अलग-अलग रंग हैं जिन्हें हम देखते सुनते रहे हैं, उनके बारे में बहुत हम गहराई में जाके हम चर्चा करेंगे। शक्ति जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपनी थोड़ी-सी किताब के बारे में बताएं और उसके बाद फिर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं आपसे। धन्यवाद अनिल जी, आपने बुलाया, मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुस्तक जो मैंने लिखी है, यस, वाजपेयी द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। ये पुस्तक, ये काफी मोटी पुस्तक है, काफी शोध मैंने किया है। कुछ तो ये स्मरण था, पर कई बातों का मुझे लगा कि नहीं, तथ्य चेक करने की बहुत आवश्यकता, आदमी गलती ना कर जाए। काहे कि मेमोरी ऐसी चीज है ना, याददाश्त ऐसी चीज है जो 20-25 साल में थोड़ा बदलाव आ जाता है। मुझे मन नहीं था कि ऐसा कुछ लिखें जो गलत साबित हो जाए। ये केवल अटल जी के डेढ़ साल का पहला तो मैं कहें दूसरा कहिए कि पहला तो 13 दिन था, उसको मैं नहीं गिनता हूँ। 98-99 पीरियड का है। बहुत निर्णायक 1.5 साल थे ये। अब मैं क्यों कह रहा हूँ निर्णायक थे? एक तो 1964 में चाइना
अपने परमाणु शक्ति का दिखाता है, विस्फोट करता है, टेस्ट करता है। 3 साल बाद एक नया विश्व में एग्रीमेंट आ जाता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, यानी कि जो देश उस समय तक एटॉमिक वेपन रखते थे वही रखेंगे, बाकी कोई देश नहीं आएगा। अच्छा, चीन हमसे दूर नहीं, हमारे बगल में चीन है। चीन हमारे जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किए हुए है और चीन ने पाकिस्तान को न केवल समर्थन दिया है बट परमाणु शक्ति में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी समर्थन दिया है। यानी भारत के पास ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती थी। 40 साल हमारे सर पर रही। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। तो भारत ने कहा था कि हम ये विकल्प रखेंगे कि कभी हम न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, मगर विकल्प कभी इस्तेमाल ही ना हो तो कागजी कार्रवाई होगी, विकल्प नहीं रहा। तो भारत को अपने सुरक्षा के लिए कभी न कभी करना था। इंदिरा गांधी ने 74 में किया, फिर दबाव में आके उसको कह दिया गया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। पीसफुल कहना पड़ा, उसके बावजूद इंडिया पर सैंक्शंस पड़ी। नरसिम्हा राव जी ने कोशिश किया, कर नहीं पाए। तो वाजपेयी जी के समय ये जनसंघ की पॉलिसी शुरू से रही है 67 से कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी, वो उन्होंने विकल्प का दिखाया कि हम कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल शक्ति जी, एक बहुत बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि रही। और जैसा हम जानते हैं कि परमाणु संपन्न देश बनाने में अटल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उस सवालों पे हम आएंगे कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, किस तरह से सेक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी हम फिल्मों में और हम चर्चा सुनते रहे, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि चूंकि हमारी किताब में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किस्से, बहुत सारी घटनाएं हैं उसमें, और हम सिर्फ इतना पहला सवाल मैं ये आपसे जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप उनके करीब रह के काम करने का मौका मिला, कोई एक ऐसी घटना जिसने बहुत प्रभावित किया हो अटल जी से आपको, वो उस घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, बहुत ऐसी घटनाएं हैं, बट एक है जो कि दिखाता है कि नेतृत्व किस तरीके से उभर के आता है। पाकिस्तान से हमारी युद्ध हो रही थी, कारगिल युद्ध हो रही थी। काफी सबूत था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पूरी बात नहीं पता था। ऐसे भी पाकिस्तान में फौज प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है, प्रधानमंत्री को बनाता है, हटाता है। भारत जैसा नहीं उनकी स्थिति है। तो कुछ हमारे में जो डिस्कशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी नवाज शरीफ के बारे में ऐसे वैसे, तो उन्होंने एक बात कही कि अगर आप होते नवाज शरीफ की जगह पर, आप क्या करते। इसका मतलब नहीं कि उन लोगों नवाज शरीफ के लिए सहानुभूति थी, नहीं, केवल इतना कि अगर हमको किसी से डील करना है और ऐसी परिस्थिति में जो अच्छी नहीं है, खुशी नहीं है, युद्ध का है, सस्पिशन है, डाउट है, तब आपको हरदम दूसरे व्यक्ति के, अंग्रेजी में कहते हैं पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन, कि आप समझ पाए कि अगर हम वहां रहते तो क्या करते। तो असली नेतृत्व तो वहां से आता है, ना केवल अपनी परिस्थिति को समझना पर दूसरे की परिस्थिति को समझना, इसलिए कि फिर उसको हम काउंटर कर पाए, इसलिए नहीं कि हम उनकी बात मान जाए। तो ये खास बात नेतृत्व की है जो मुझे बहुत प्रभावित की। मगर इससे एक चुटकुला भी याद आ जाता है, बुरा न माने तो, क्योंकि सीरियस भी है, नॉन सीरियस भी है। वो 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, 15-16 दिन रहे। एनीवे, कुछ दिन बाद दिल्ली सरकार, तत्कालीन दिल्ली सरकार, मदन लाल खुराना जी थे मुख्यमंत्री, वो यमुना बाजार पर ओवरब्रिज बन गया था, तो उसका उद्घाटन था। अटल जी को बुलाया गया, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बन के गए। तो अनाउंसर अनाउंस कर रही थी, लेडी थी, वो बार बार कहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो अटल जी का जब समय बोलने का, बोलो देख, मैं अपने आप को पूर्व प्रधानमंत्री बनने को तो मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं था 15-17 दिन प्रधानमंत्री, मैं पूर्व प्रधानमंत्री है, पर ये भूत कहाँ से आ गया बीच में। तो मैंने अपने आप पर भी हंसना, खास बात है। हम लोग हंसते हैं, दूसरा फिसलता है, तब ये अपने आप पर हंस रहे हैं कि पूर्व भूत भी ऐसा। तो वो बहुत अच्छा लगा। जी, अटल जी की तो यही खासियत रही है कि अपने पे हंसना और लोगों को हंसाना। उनके जो वक्तव्य होते थे, जो उनके भाषण होते थे, उसको सुनने के लिए हमने तो कहानियां सुनी है, अटल जी को देखा भी है, लेकिन बहुत सारे पुराने लोग बताते थे कि कैसे
लाल किले पे एक उनका भाषण था, बारिश हो रही थी लेकिन उनको सुनने के लिए लोग बैठे हुए थे, ट्रेन लेट हो गई और फिर हँसाते रहे वो। तो और उनके तमाम जुमले जो हैं वो कई बार वो इसी सटायर की भाषा में वो एक राजनीतिक संदेश भी देते रहे हैं। एक हाँ, दूसरी बात पे मैं यही आता बात है, यही बात है, जी, एकदम जी, सही। वो बहुत संदेश देते रहे हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। एक चीज़ और बहुत अटल जी के बारे में है, वो कहते थे कि बड़े खाने-पीने के बड़े शौकीन थे। मैंने कहीं एक बार उनका भाषण पढ़ा था या कहीं उनका एक साक्षात्कार मैंने पढ़ा था, कोई संस्मरण पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे सांसद बना और पहली बार जब मुझे तनख्वाह मिली, तो उस समय शायद कैश पैसा मिलता था जब वो सांसद थे तो। उन्होंने बताया कि मैं चुपके से भाग के सबसे पहले चांदनी चौक गया और वहाँ जाके मैं पराठे वाली गली में पहले मैंने छक्के पराठे खाए, गोलगप्पे खाए, सारी चीज़ों खाने के बाद जो है, फिर मैंने जो है, वो वापस जो है, वो कार्यालय की तरफ रुख किया। तो खाने-पीने की बहुत सारी आगरा में जैसे कि आगरा जाते थे तो वहाँ पता लगा कि राम बाबू के पराठे उनको बड़े पसंद थे। लखनऊ गए तो वो जाके उन दुकानों पे खुद खाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद एक दिक्कत थी कि वो दुकान पे जाके खा नहीं पाते थे। लेकिन मैंने सुना था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी वो जो अपना उनका इसको मैं ऐसे कहूँ उसको कि जो उनका चटोरापन था, उसको वो कैसे खाने-पीने की बातें थोड़ा-सा हमें बताएँ कि वो जो अपना शौक था वो खाने-पीने का, जो भारतीय खान-पान का जो भंडार है, उसको कैसे वो जो है, वो वहाँ रहते हुए कैसे उसको अपनी अपनी जो क्या कहें, अपना जो शौक था, वो कैसे पूरा कर पाते थे? हुँ। उसकी कोई घटना हो तो हमें बताएँ खाने-पीने की। नहीं, एकदम हम बता रहे उनका वज़न कुछ बढ़ गया था, ऐसे भी काफ़ी वज़न था, काफ़ी कुछ बढ़ गया था क्योंकि जब प्रधानमंत्री बन गए आप ठीक कह रहे हैं कि उठना-बैठना एकदम घट गया, वो खाली बैठता रह गया, चलना-फिरना बंद हो गया, कंप्लीटली बंद हो गया। जी, अच्छा, अब प्रधानमंत्री के पास काफ़ी लोग मिलने आते हैं, तो जैसे जी, 9:30 बजे पहले व्यक्ति मिलने आए और जी, लंच टाइम तक 6 लोग आ गए हैं, आधा-आधा जी, घंटा, 1 घंटा के लिए जो भी है। जी, हर एक के लिए जाता था, समोसा जाता था, गुलाब जामुन जाता था, रसगुल्ला जाता था। जी, तो हर के साथ वो रसगुल्ला और गुलाब जामुन या समोसा खा लेते थे। तो फिर जी, 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 डॉक्टर आके मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर बुरा मत माने, ज़रा जी, वेटर को आप बोल दीजिए कि जो विज़िटर को खिलाए, जी, साहब को ना खिलाए। क्योंकि उन्हें तो इन्हें खाने का बहुत शौक था। आप बात करें पुरानी दिल्ली की, मुझे अभी भी याद है हमारे विजय गोयल जी सांसद थे जी, उस समय, बाद में मंत्री बन गए। वो भी पुरानी दिल्ली से वो चीला और ये और वो खाने का कचौड़ी लाते थे। अटल जी को काफ़ी शौक था ये सब खाने का। मगर हाँ, प्रधानमंत्री बन गए तो जिस तरीके से जा सकते थे, जाना बंद हो गया। तो ये तो तकलीफ थी बट खाना आ जाता था, ऐसी बात नहीं है। जी, 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 जी। हमारे साथ अजय उप्रेती जी जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी, अजय उप्रेती जी, मैं चाहूँगा कि अजय उप्रेती जी इस अगर जी सर हमारे साथ बहुत सारे अलग-अलग जगह के कुछ पत्रकार, प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं और वो आपसे सवाल पूछेंगे ज़रूर, और आपकी किताब को अवश्य, लेके और अटल जी अवश्य। के तमाम जो उनके जो व्यक्तित्व के तमाम पहलू और आयाम हैं, उन पे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अभी आपने खाने-पीने की बात उप्रेती की जी आ तो गए। ये खाने-पीने के शहर से ही हैं अजय उप्रेती जी। अजय उप्रेती जी वीक पत्रिका के लंबे समय तक स्टेट हेड रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह कई जगह जो है वो लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद अब उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं और अटल जी को लंबे समय तक कवर किया क्योंकि अटल जी लंबे समय तक लखनऊ के लखनऊ वहाँ के के, हाँ, हाँ। सांसद रहे और एक और एक पत्रकारों अपनी के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता होता था। मैं देखता था जी, 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 राजभवन में पत्रकारों के साथ। जी, जी, अभी वो कहानी शायद आपने संस्मरण सुना है। एक चीज़ और अभी खाने-पीने की बात की, एक पत्रकार साहब मुझे बता रहे थे कि एक बार उन्होंने कहा कि कोई इंटरव्यू लेने गए तो बोले इनके लिए लड्डू वगैरह लाओ भई। लड्डू आ गया तो बोले कि मुझे कहे तुम खाओ और खुद खाने लगे वो। तो वो खाने-पीने की जो बातें थी वो मुझे लगता है अजय जी भी थोड़ा बताएँगे और अजय जी आपका जी। सवाल जो है वो आप शक्ति जी से पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल पूछूंगा उससे 2 मिनट जो है मैं थोड़ी अपनी बात कह लूं क्योंकि चूंकि अटल जी का लखनऊ से बड़ा विशेष लगाव रहा है। 5 बार तो वो सांसद यहाँ से रहे हैं, उसके पहले भी उनका आना जाना काफी जो है लगा रहा है। अब होता क्या था कि मुझे एक संस्मरण याद है उनके व्यक्तित्व की सरलता और लखनऊ की चाट उनको बहुत पसंद थी। खोए की रबड़ी हो, दूध की बर्फी हुई, खोए की रबड़ी हुई, इस तरह से जो है काफी चीज खाते थे। तो लेकिन उनमें एक बात बड़ी अच्छी थी कि एमपी जब तक रहे तब तक तो बड़ा आसान होता था कि कहीं चले गए, पीएम बनने के बाद बड़े सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं।
लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा था कि इवन प्राइम मिनिस्टर बनने, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे, और गवर्नर हाउस में होता था स्थान, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। तो उस समय का माहौल कुछ ऐसा था, कारगिल युद्ध हो चुका था और उसके बाद की थोड़ी सी बात थी, पत्रकारों से बिल्कुल राजभवन खचाखच भरा हुआ था, और अटल जी से आए तो जाहिर सी बात है सवाल जवाब, और अटल जी से लोग जो है पत्रकार लोग थोड़ा सा जो है ना बड़ा बेबाकी सा रिश्ता महसूस करते थे, क्योंकि वो कभी डांटते नहीं थे। देखिए, सवाल का अगर जवाब नहीं देना होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डेक्सटेरिटी, मतलब वो चुपचाप ऐसी कोई चीज कर देंगे कि वो सवाल उसमें गायब हो जाएगा। तो वही एक संस्मरण मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद शक्ति जी से मैं सवाल करूंगा कि ऐसी बातचीत चल रही थी, तो किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा उनसे, वो कारगिल के विषय में था और थोड़ा सा सरकार के अगेंस्ट था कि मतलब भाई आप लोग प्रॉपरली वहां पे नहीं फाइट किए, या ये चीजें, लॉजिस्टिक चीजें पहुंची नहीं, फला हुआ ढमका हुआ। तो अंग्रेजी में अगर कहूं कि क्वेश्चन वाज नॉट वेरी पैलेटेबल। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं। देखिए अटल जी का देखिए इतना शानदार व्यक्तित्व था, उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर उन्होंने आंख बंद करी, बिल्कुल 30 सेकंड का जो है, मैं आगे बैठा हुआ तो बिल्कुल बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ बहुत गहरी सी बात इस पे ये कहेंगे या कुछ कहने। फिर अचानक से उन्होंने आंख खोली और विषय से थोड़ा वो बोले, देखिए इस पे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं आपको बड़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। कभी ऐसा करते हैं कि आप लोग चलिए अमीनाबाद में, हम लोग चाट खाते हैं, तो उसमें उसके बाद इतनी डिटेल में ये चीज चली जाएगी कि आपको बड़ा मजा आएगा लिखने में। अब वो हुआ क्या कि हॉल में जो लोग बैठे थे, एक ठाका सा लगा और वो सवाल अपने आप में डाइल्यूट हो गया। तो ये जो है, हाँ, ये आर्ट होता था, ये जो है, ये दैट वाज द आर्ट, इट वाज अ पॉलिटिकल डेक्सटेरिटी। कैसे उन्होंने किया, आज की तरह नहीं कि कुछ आप बड़े मुख्यमंत्रियों से सवाल कर दो या वो डांटने लगते हैं कि भाई आपने गलत सवाल क्यों किया, ये एक ट्रेंड सा बन गया। लेकिन देखिए इतनी बड़ी शख्सियत थी, बड़े आराम से उन्होंने कहा भाई, और अच्छा चाट वाले का नाम भी बताया, बिल्कुल देखिए क्योंकि खाना वाना होता रहता था, चाट वाले का नाम बोले, वहीं चलेंगे और उसके बाद तो फिर इतना मजा आएगा, इसमें बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा। तो शक्ति जी, एक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सीरियस बात करने के लिए तो अभी आपके पैनल में बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें वो करेंगे, तो कभी क्या, बिकॉज लखनऊ जो है उनके लिए एक सेकेंड होम वाली बात होती थी, एकदम। तो क्या कभी आपसे कुछ पर्सनल लेवल पे लखनऊ का जिक्र होता था कि भाई लखनऊ में ये चीज अच्छी है? बल्कि मुझे एक और वाकया याद है कि हम लोग उनको कवर कर रहे थे, उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, जब ये 13 महीने वाली सरकार बनी, तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, तो वो सब लोग लखनऊ से थोड़ा थोड़ा सामान ले गए थे खाने का, जिसको जो चाट या रबड़ी या दूध की बर्फी, करीब शायद 60 लोग या 50 लोग थे, बहुत ज्यादा नहीं जा सकते थे। तो क्या कभी उनके चर्चाओं में ये निकलता था, आपसे कभी जिक्र हुआ कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, लखनऊ के लिए तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, मगर थोड़ा खट्टा मीठा था, ये भी बता दें आपको, क्योंकि आपको पता ही होगा वो कानपुर में पढ़ रहे थे, लॉकअप ने किया था, जब संघ से आदेश आया कि आप जाइए लखनऊ और वहां स्टार्ट कीजिए पत्र, तो पांचजन्य और दूसरे जो पेपर अखबार उन्होंने शुरू किया था वहीं से। फिर 54 में पहला चुनाव जो लड़े थे, बाय इलेक्शन था 54 में, 54 में, वो लखनऊ से था, जो हार गए थे। जो हार गए थे वो, बिल्कुल जो हार गए थे। फिर 57 में दोबारा लड़े, 57 में बलरामपुर से जीत के, लखनऊ बहुत नैरो मार्जिन से हारे, और मथुरा में जमानत जब्त हो गई, मथुरा में जमानत जब्त हो गई। तो नहीं, लखनऊ से बड़ा गहरा संबंध था उनको, और मैं बहुत ज्यादा लखनऊ इसलिए नहीं जाता था, कंस्टिट्यूएंसी मैटर थी, वहां शिव कुमार जी थे और लालजी टंडन थे, बिटवीन देम दे लुक आफ्टर एंड लखनऊ। तो मैं बहुत ज्यादा लखनऊ जाया नहीं करता था, पर अभी भी हमें याद है एक बात लखनऊ की खास बात, कि जिस तरीके से उनका फेमिलियरिटी था आपके पत्रकारों से लखनऊ में, जी ठीक है, दिल्ली में तो था ही, क्योंकि दिल्ली इतने शुरू से दिल्ली रहे, तो दिल्ली में सबको जानते ही थे, बट लखनऊ में जो दैट इजी फेमिलियरिटी जो कहेंगे अंग्रेजी में, वो था विद देम। इसलिए पत्रकार भी बड़ा लिबर्टी लेकर आपसे बात करते हैं, स्टेज वाले घबराते थे कि पत्रकार सटे जा रहे हैं, थोड़ा प्रधानमंत्री है भाई, ये थोड़ी ना आपके सांसद है। अच्छा, एक बड़ा
एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है अनिल जी, बस जरा जी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल समय लेंगे। बिल्कुल जो बिल्कुल जो बिल्कुल। ये बात थी, शक्ति जी ने बताई कि भाई लखनऊ से वो हारे, उसके बाद जो हम लोग तब काफी उनको कवर करते थे 90s शुरुआत के दौर में। तो एक जगह इनकी कोई रैली वैली चल रही थी, तब ये 91 वाला चुनाव हुआ नहीं था, उसके पहले ये आ रहे थे, मतलब 91 से इनकी जीत स्टार्ट हुई लगातार। तब तो जीत स्टार्ट, हाँ। हाँ, तो ऐसे ही था, ये कहीं घिरे हुए थे, तो जब ये डिसाइड हो गया कि लखनऊ से लड़ेंगे, तो एक कहीं पे कुछ पत्रकारों का झुंड था, हम लोग भी उसमें थे। तो एक सवाल उसमें ये पूछा गया, भाई देखिए लखनऊ ने आपको बड़ी अच्छी मेमोरीज नहीं दी हैं, क्या बात है कि लखनऊ लड़ेंगे क्या? बोले तुम लोग क्या समझते हो कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, 91 से लेकर लगातार 2004, ये जो है रहा उनका, जो है वो जीतते चले गए, 5 बार जो है यहाँ से वो सांसद रहे। तो ये भी देखिए एक अपने आप में भरोसा था कि भाई, और बात को कहने का तरीका था कि भाई क्या बात है कि लखनऊ जो है, तुम लोग मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और एक बार ऐसा ही हुआ कि ये इनको एक भाषण देना था, सडनली डिसाइड हुआ कि जो है इनको कुछ बोलना है, और ये वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने ये बात थी। अब देखिए क्या, कितना सरल व्यक्तित्व होता है, सारी चीजें उस समय उतना पैराफर्नेलिया आज की तरह की वो जो डेगनप गाड़ियां नहीं होती थी कि वो बस बन गई, प्लेटफॉर्म निकल आया ऊपर से, उस तरह के एम्बेसडर कार उन दिनों पॉपुलर हुआ करती थी। अब हुआ क्या था कि कुछ करने को था नहीं इनके पास, तो कैसे भीड़ को इनको एड्रेस करना था। एम्बेसडर कार के ऊपर जो है ना वो लाउड स्पीकर लगे हुए थे दो, ये कार के बोनट पे चढ़ गए, और हमने देखा इतनी सरलता से किसी का हाथ पकड़ा और वो वहीं से उन्होंने क्राउड एड्रेस कर दिया 10 मिनट अजय जी, जी जी, जी। तो अजय ये जी, तो और लोग चीजें भी हैं। हैं। जी जी हाँ जी जी, जी हम आते हैं। इससे पहले कोई एक और सवाल हमारे साथी पूछे हैं। एक चीज आपकी किताब में एक जिक्र है और बड़ी रोचक घटना है, वो बाल योगी साहब के लोकसभा अध्यक्ष बनने की। बड़ी रोचक घटना, हम चाहते हैं कि वो जो रोचक घटना है वो हमारे जो दर्शकों को एक बार आप बताएंगे। अच्छा आपने याद दिलाया। मैं लिखा तो है, 1.5 साल हो गया लिखे हुए, छपा तो अब है, पर बड़ा अभी भी हमें याद है, इतना साल हो गया, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। वो तेलुगु देशम सपोर्ट कर रहा था मगर नहीं सपोर्ट कर रहा था, बोलना नहीं चाहता था। तो स्पीकर की बात, इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर की, तो अटल जी से बात हुई, नायडू जी को। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हुआ कि तेलुगु देशम का आदमी ही स्पीकर बनेगा। शाम की ये बात हुई है। 12 बजे दिन तक कल आपको नॉमिनेशन, नामांकन पत्र आपको दाखिल करना है लोकसभा सचिवालय में। तो समय बहुत था नहीं। नाम दिया इन्होंने, चंद्रबाबू ने बाल योगी का। अच्छे सज्जन थे बेचारे, मृत्यु हो गई। बाल योगी कहीं आंध्रा में कंस्टिट्यूंसी में गांव में थे, उनको वहां से उठा के सुबह सुबह लाया गया, हैदराबाद में प्लेन बिठाया गया और प्लेन से दिल्ली लाया गया। अच्छा, मैं स्टोरी को यहाँ पॉज करता हूँ। बात थी कि पिछले लोकसभा में संगमा साहब स्पीकर थे, अच्छे स्पीकर थे, कोई दो राय नहीं थी। संगमा साहब जब एनडीए गवर्नमेंट बन गया वाजपेयी जी को, तो उन्होंने आके अप्रोच किया कि देखिए आपसे हमें कोई दुश्मनी है नहीं और मुझे स्पीकर बनने दीजिए। तो वाजपेयी जी ने हाँ नहीं कहा, मगर ना भी नहीं कहा। संगमा जी का एक ही था कि मुझे अनअपोज बनना है, अगर लाइक कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे, आई विल नॉट फाइल माय नॉमिनेशन, उन्होंने कह दिया था। सरकार की दुविधा थी कि संगमा से उनकी लड़ाई नहीं था, पर सरकार जिसको अपना मेजोरिटी एस्टैब्लिश करना है, अगर स्पीकर के चुनाव में आप मान जाते हैं दूसरे साइड का आदमी को, तो जो 2-3 आदमी जो फेंस पर बैठे हुए वो सोचेंगे कि आपकी मेजोरिटी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने तेलुगु देशम से बात हुई, उससे बाल योगी आ गए। बाल योगी पहुंचने में देरी हो रही थी, तब तक संगमा जी को किसी ने गलत बता दिया कि एनडीए का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो संगमा जी अपना फॉर्म भर दिए। बाल योगी का प्लेन लेट हो गया। अब हम लोग परेशान, अब जैसा जमाना तो नहीं, फोन तो आ गया था बट सेलफोन इतना प्रचलित नहीं था। अब हम परेशान है, पार्लियामेंट के एक साइड गेट पे हम खड़े हुए हैं। अब कुछ चेक करा कहाँ गाड़ी पहुंची, धौला कुआं क्रॉस कर रही है, यहाँ पहुंच कर रही है, हमारे होटल आ गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाल योगी पहुंचे होंगे 12 बजने में 5 मिनट पर, गाड़ी से उतरे हैं। मैं तो खाली देख रहा था बट साथ खड़ा था, थोड़ा वो भी था, और उनको लिटरली उठा के दौड़ के पहुंचाया गया, पटल पर अपना साइन कीजिए। नहीं, अगर 2 मिनट लेट होते, 3 मिनट लेट होते, तो बाय डिफॉल्ट संगमा जी स्पीकर हो जाते और सरकार अपना व्यक्ति को स्पीकर नहीं बना पाती। तो इंडियन पॉलिटिक्स में ये सब छोटी छोटी चीज लगती है, छोटी चीज है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोमांचक ये है
कहानी जी बन बिल्कुल, गई। ये संस्मरण पहले हम लोगों ने ये किस्सा सुना नहीं था, ये आपकी किताब से हम लोगों को पता चला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। प्रेम शंकर त्रिपाठी जी आपसे सवाल करेंगे, मैं इनका थोड़ा-सा परिचय करा दूँ। जी, आप जी। की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अटल जी की कविताओं के संग्रह को लोगों के सामने लाने में, उनका संग्रह अच्छा, करना, उनका एकल कविता पाठ कराने की ज़िम्मेदारी ये कुमार सभा है कलकत्ता में, कुमार सभा पुस्तकालय है, आप उसके अध्यक्ष हैं, प्राध्यापक रहे हैं, साहित्यकार हैं और आप जो अटल जी की जितनी हम यूट्यूब पे हम कविताएँ सुनते हैं, उसका श्रेय भी उनका एकल कविता पाठ हुआ, रिकॉर्ड हुआ, वो हम सारे सुनते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। आप अपना सवाल पूछिए शक्ति जी से। नमस्कार शक्ति जी, सभी को नमस्कार। मैं कोलकाता से हूँ और अभी लखनऊ की चर्चा हो रही थी। लखनऊ में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। शक्ति मैं जी तो को उसी के ठीक-ठीक मैं मालूम उन्हीं होगा। का बहुत अच्छी तरह से, जैसे उन्होंने कहा कलकत्ता से आप और हिंदी उन्हीं के कविता तो मेरे संयोजन दिमाग में। में जी, उन्हीं के संयोजन में कोलकाता की श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय को ये गौरव प्राप्त है, अटल जी के एकल काव्य पाठ के आयोजन करने का। लगभग 2.5 घंटे तक अटल जी ने अपनी कविताएँ पढ़ी थी। 13 अगस्त 1994 तब वो विपक्ष के नेता थे लोकसभा में और उस समय जो काव्य पाठ हुआ था वो ऐतिहासिक और अविस्मरणीय आयोजन है। आज सारे टीवी चैनलों पर या जगह-जगह जो अटल जी की मुद्राएँ दिखाई जाती हैं वो उसी की है। जी। मैं सवाल आपसे बाद में करूँगा लेकिन एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए मैं सवाल करूँगा। जी। 1989 में मेरे गुरु आचार्य विष्णुकांत शास्त्री का षष्ठी पूर्ति आयोजन था। अटल जी उसके लिए बैंगलोर से आए थे। एक वाक्य उन्होंने कहा था कि साहित्य में जितनी राजनीति आ गई है, उतना साहित्य यदि राजनीति में आ जाता, तो राजनीति की दिशा और दशा बदल जाती। इससे से जुड़ा मेरा सवाल है कि अटल जी स्वयं एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में, राष्ट्रवादी चेतना के जागृत साहित्यकार के रूप में, पत्रकार के रूप में तो थे ही। उनकी विचार प्रधान, भाव प्रधान कविताएँ भी अब समाज में है, पूरे हर चैनल पे और हर जगह उपलब्ध है। मेरा सवाल ये है कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे और जब आप उनके बहुत करीब थे, निजी सचिव थे और 24 या 27 दलों की सरकार को लेकर चलाना और तरह-तरह की जटिलताओं को नित्य प्रति सामने फेस करना, उनका कवि मन या उनका संवेदनशील साहित्यकार कैसे तालमेल बैठाता था? आपके मुँह से सीधे-सीधे हम लोग जानकर आनंदित होंगे। शक्ति जी आप बताएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, त्रिपाठी आपने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने इनफैक्ट लिखा भी था एक बार उन्होंने इसी बात पर कि अगर कभी आए पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो जी, कम से जी। कम डिक्टेटर नहीं बन पाएगा, कत्ल नहीं कर पाएगा कभी। माने हिटलर अगर जी, कवि होता तो शायद ये नहीं करता, उन्होंने कहा था। क्योंकि उनका था कि वो सेंसिबिलिटी जो आ जाती है पोएट्री से, बट साथ-साथ राजनीति ऐसी चीज़ है जो अब आदमी को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। जी, जी। और कैसे उसको संतुलन में लाया जाए, ये उन्होंने इनफैक्ट उसको लिखा भी है, बताया भी है, मेरे सामने बात किया है। और चंद्रिका शर्मा जी की पुस्तक है, इम्पादे पुस्तक है, बिंदु बिंदु विचार, उसमें उन्होंने काफी विस्तार में इस बात पर लिखा था। मेरे ख्याल से वो टेंशन रह ही जाता है, वो टेंशन रिजॉल्व त्रिपाठी जी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तरफ से आपका दिल कुछ कह रहा है, कभी तो दिल से बात करता है ना, दिमाग से नहीं बात करता है। जी। राजनीति में आपको दिल छोड़ना पड़ता है कई बार, ऐसा नहीं कि आप दिल को कंप्लीटली छोड़ना पड़ता है, बट आपको दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये टेंशन दिल और दिमाग के बीच में जो है, मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका मन कुछ चाहता है, बट रियलिटी आपको कुछ और कह रहा होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज तो आ ही जाता है उसमें। और अटल जी के मेरे ख्याल से बड़ा कॉन्शियस थे, क्योंकि इसके बारे में अगर लिख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि मन में उनके कितना बार ये बात घूम रहा है कि यार ये सब हम लोग कर रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं। बट राजनीतिक ऐसी चीज है ना, जो एक बार आपको अपने माया जाल में लपेट लेती है, तो उससे निकल के बाहर आना, तो कवि को वहां पर मेरे ख्याल से, और अटल जी के जीवन में वही बात, ऐसे नहीं कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ, नहीं,
क्योंकि उनके लिए राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देश की बात है, राजनीति अपने बारे में नहीं था, देश के बारे में था, देशभक्ति के बारे में था, कि इसलिए राजनीति की जो आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कवि को इस तरीके से मेरे ख्याल से बैठा देती है, बोल देती है कि अभी नहीं, बाद में, रिटायरमेंट के बाद में हम दोबारा कविता में जाएंगे और अभी हम पॉलिटिक्स में ही रहेंगे। तो काफी विस्तार में उन्होंने लिखा, आपको मौका मिले तो बिंदु बिंदु विचार में एक लंबा उन्होंने बैठ के करीब 40 पेज का उन्होंने लिखा है निबंध इस सब के बारे में, किनको क्या उनको पसंद थी पढ़ने में, बचपन की क्या उनकी अनुभव थी, उसके बारे में काफी कुछ है। जी जी, हमारे पास थोड़ा समय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बहुत सीमित समय है हमारे साथ। मैं लंबा बोलता हूँ, मैं लंबा बोलता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, लंबा नहीं, मतलब बहुत सारे हमारे पास लोग जो है वो हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अभी एक लंबी फहरिस्त है। ये तारिक अली मीर साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये कश्मीर से हैं, श्रीनगर में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि शायर हैं, नाटक कर्मी हैं और संपादक हैं। तो ये कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी तारिक साहब, अपना सवाल पूछिए। पहले तो नमस्कार अनिल जी, और थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया शक्ति जी से बात करने का। तो मेरा एक सादा सा सवाल ये है कि क्योंकि अटल जी बड़े पॉपुलर रहे हैं कश्मीर में किसी भी प्रधानमंत्री के मुकाबले में, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, और उनका ये मानना है कि हम कश्मीर के लिए जो हमारी पॉलिसी है विज़ कश्मीर, वो अटल जी की डॉक्ट्रिन के मुताबिक है, क्योंकि उन्होंने इंसानियत और कश्मीरियत के दायरे में बात करनी चाहिए हमेशा। तो अगर ये है, यदि ऐसा है, तो क्या हम ये मान के चले कि जो भी पोस्ट अगस्त 5, 2019 में हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, तो वो सब के सब जो था वो अटल जी की डॉक्ट्रिन का ही हिस्सा था? तारिक जी, आपको याद होगा यार कि अटल जी की जो राजनीतिक जीवन शुरू हुई थी जब जनसंघ बना था और उन्हें पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में जाना पड़ा था, और उन्हें अटैच किया गया था श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के साथ, उनके वो सेक्रेटरी थे, सचिव थे। श्याम प्रसाद जी उस समय टेकअप किए थे कश्मीर का मुद्दा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए कश्मीर के लिए, एक संविधान होना चाहिए, एक विधान एक संविधान, एक वो निशान जो था उनका बहुत फेमस स्लोगन था। और अटल जी श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर गए थे, बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद श्याम प्रसाद जी ने बिना परमिट के क्रॉस ओवर किया तो अरेस्ट हो गए थे, और 1.25 महीने बाद उनके निधन हो गया। अटल जी वापस चले आए। श्याम प्रसाद जी उनको बोला था, वाजपेयी गो बैक एंड टेक दिस फाइट, उनको छोड़ना नहीं है कश्मीर का मुद्दा, यानी कि कश्मीर को इंडियन मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना, आर्टिकल 370 को एज टेम्पररी देखना, ये अटल जी के दम में था, वो कभी उसको छिपाए नहीं थे। बात करें, फाइनल गोल तो वही था, 370 हैज टू गो, जाना ही है 370 को। कॉन्स्टिट्यूशन में भी टेम्पररी प्रोविजन रखा था। तरीका यही अपनाते कि नहीं अपनाते, ये अब कहना हाइंडसाइट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अटल जी ने खुद कहा था पार्लियामेंट में कि हाँ, ये मुद्दा, 3 मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 370 और राम जन्मभूमि का, अभी एनडीए में हमको नहीं आगे ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है और लोकतंत्र में संख्या की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो कभी नहीं कहते कि ये हम इसको छोड़ रहे हैं, इसीलिए टेम्पररी छोड़ रहे हैं। इंसानियत की बात है, एकदम इंसानियत की बात है कि हर एक इंसान को वही अधिकार मिलनी चाहिए, वही रूल्स रेगुलेशंस के अंदर काम करना है, और जो भी संभव है नेगोशिएशंस के थ्रू हो सकता है। अब नेगोशिएशंस कैसे करें, किसके साथ करें, वो क्रेडिबल पार्टी है कि नहीं, एट द पॉइंट ऑफ द गन करें कि नहीं करें, ये सर्कमस्टेंसेस बदलते रहता है। जब परिस्थिति बदलती है तो मेरे ख्याल से हमारा तौर तरीका भी बदलता है। तो क्या अटल जी यही करते, ये नहीं बोल सकता हूँ, मगर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि उनके लिए भी 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविजन, और अल्टीमेटली कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया को एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही ढांचे में करना है, वो तो था उनका। फिर ये क्या बताने का कष्ट करेंगे आप कि वो जो अक्सर बात करते थे कि कश्मीरियत के दायरे में बात करनी है, तो उनके लिए वो कश्मीरियत क्या थी फिर, वो मतलब वो क्या था? हाँ, अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो हरदम कहते थे कि देखिए,
अब रिलीजन जो कहते हैं, जो पुराने जमाने में इंडिया में कहते थे उपासना पद्धति, मेथड ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप अलग रहेगा। आपका आपका है, मेरा मेरा है, उसका उसका है, उसमें कोई सरकार दखलंदाज नहीं करेगी। सब नागरिक बराबर हैं, एज एन इक्वल ट्रीट करना है। तो कश्मीरियत का जो पुराना जो डेफिनेशन था कि हिंदू हो या मुसलमान हो, एक ही कल्चर में रह रहे हैं, एक ही तरीके से रह रहे हैं, वो हो कश्मीरियत। कश्मीरियत का मतलब ये नहीं था कि बेसिक राइट्स है उसका उल्लंघन हो। कश्मीरियत का मतलब है थ्रू नेगोशिएशंस, एक्सेप्टिंग ईच अदर। ऐसा नहीं कि आप मेरा रास्ता फॉलो कीजिए, मैं आपका फॉलो करूंगा, अपना अपना रास्ता चलेंगे, मान के चलेंगे, बट कानून के अंदर चलेंगे, कानून के बाहर नहीं चलेंगे। टेम्पररी प्रोविजन था, ठीक है, उस समय आवश्यकता रही होगी, तो उस समय भी उन्होंने उसको अपोज किया था। 370 के खिलाफ इन लोग शुरू से थे, बट हाँ, कश्मीर में जो परिस्थिति थी 90s में दूसरी थी, अब शायद दूसरी हो गई है। तो इसीलिए कश्मीरियत का मतलब ये नहीं था कि बाहर जाना, कश्मीर का मतलब था प्रेम से किस तरीके से हम रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, जी वो इंसानियत हमारे हो गई। साथ जी हमारे साथ शक्ति जी नीरज शर्मा जी जुड़ गए हैं। नीरज शर्मा जी पेशे से इंजीनियर हैं और इनकी खासियत ये है सर कि ये पूरे देश भर में अगर आप घूमते हैं और किसी राज्य में जाते हैं और थोड़ी यात्रा करते हैं तो कोई एक जरूर ऐसा पुल मिलेगा जिससे आप गुजरेंगे, जिसपे नीरज जी ने जरूर उसको बनाया होगा, इनके नेतृत्व में उसका निर्माण हुआ होगा। और क्या कुछ बात सवाल है। आपसे पूछना चाहते हैं। क्या बात है। जी नीरज जी, आपका सवाल। सभी को नमस्कार। शक्ति जी, जिस समय पे हर राजनेता अपनी जो परिवार था उसके लिए संपत्ति समृद्धि के रास्ते खोज रहा था, ऐसे में अटल जी के दिमाग में यह स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना की परिकल्पना कैसे आई और क्या क्या उनको चैलेंजेस आए इसमें? एक तो बहुत क्लियर था, जी बहुत आवश्यकता थी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी अटल जी, यही जी मैं अटल जी किसी मेरे और को ख्याल से समझा रहा था जी, पहले से। सोचे जी उस समय हमारे दिमाग में, पता नहीं गरीब देश है, गाड़ी हमारे पास नहीं है, था दिमाग कि हाईवेज आर मेंट फॉर द रिच, फॉर द गाड़ी। जी नहीं, हाईवे पर ट्रक चलता है, बस चलती है, ट्रक चलेगा, सामान चलेगी, सामान चलेगी, आपका आर्थिक बढ़त मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, विकास आएगा। तो अटल जी के दिमाग में, विदेश काफी जाते थे, देखा था कि हाईवे से देश किस तरह जुड़ सकता है। सोशली तो जुड़ेगा ही, सामाजिक तौर पर, आर्थिक जुड़ेगा। इंडिया इज वन कंट्री, जो अब जीएसटी में आ रहा है, वन कंट्री। तो इंडिया वन कंट्री के लिए आपको अच्छा बैकबोन ऑफ हाईवेज चाहिए थी। आइडिया आया कि इमोशनल भी हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और कलकत्ता से दिल्ली, और कलकत्ता से चेन्नई, और चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, एक वो हो गया, एक नॉर्थ साउथ हो गया। यानी भारत को जोड़ना है, ये जोड़ने का तरीका था, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कितना फायदा होने वाला है। तो इसीलिए था, ये नहीं था कि लोग, और बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग, पहली बार कॉन्ट्रैक्टिंग अच्छे तरीके से अगर किया गया था, तो एनएचडीपी ने स्टार्ट किया था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में आया था, उससे देश को बहुत फर्क पड़ा है। समय पर रोड बनने लगे, अच्छे रोड बनने लगे, और एक बार सिस्टम में आ गया तो रोज के हिसाब से 3-4-5 किलोमीटर तक रोज बन रहा था। तो मेरे ख्याल से अमंग द बिगेस्ट अचीवमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। एक तो न्यूक्लियर था, दूसरा था टेलीकॉम और रोड, समझना कि इसकी आवश्यकता है। न टेलीफोन लग्जरी है भारत के लिए, न हाईवे लग्जरी है, ये हमारा न्यूनतम रिक्वायरमेंट्स है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत ही खास बात है। अनिल जी, आप म्यूटेड हैं। अनिल जी म्यूटेड आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही अनिल जी की। जी 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 मेरे साथ राकेश आर्य जी जुड़ गए हैं, और राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी सलाहकार हैं दूरदर्शन में, और अच्छा। लंबे समय तक हाँ राजनीति कवर करते हैं। अटल जी के साथ लंबे समय तक ये विदेश यात्राओं पे भी कई बार गए हैं और बड़े लंबे समय तक उनको कवर किया है। तो कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे राकेश जी, आपका सवाल। नमस्कार, नमस्कार शक्ति जी। नमस्कार राकेश जी। अटल जी तो इस प्रकार की एक शख्सियत कि मुझे उनके साथ न्यूयॉर्क जाने का भी गौरव मिला, जापान भी गया, और भारत में भी कई जगह उनके साथ। मुझे 96-97 का वाकया एक बड़ा रोचक याद आता है
वो समय गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, तो हम यहाँ से चार्टर प्लेन से उनके साथ गए थे। और रात को 10 बजे, उस समय सब उनका टीएन सेशन का जमाना था, तो रात को 10 बजे के बाद चुनाव सभा नहीं हो सकती थी, और कम से कम 3 लाख लोग गांधीनगर में उनका इंतजार कर रहे थे, और अटल जी 10:30 बजे पहुंचे। हुजूम देख करके हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या। और अटल जी चूंकि सभा में बोल नहीं सकते थे, भाषण नहीं दे सकते थे, अटल जी मंच पर आए, सबके विनम्रता से हाथ जोड़े, और उन्होंने सिर्फ उंगली रखी अपने होठ पर और कहा, मैं बोल नहीं सकता। भाई साहब 10 मिनट तक उस पूरे 2.5 लाख 3 लाख लोगों के बीच में जो तालियां बजी, हम लोग अचंभित थे कि क्या करिश्मा है। तो अटल जी तो एक ऐसी विधा, मतलब एक करिश्माई व्यक्तित्व थे। पर शक्ति जी, आप तो बहुत नजदीक, हम लोग तो कभी कभी, लेकिन आप तो हर समय परछाई के तौर पर साथ रहे हैं। अटल जी जब फरवरी 1999 में पाकिस्तान गए, मीनारे पाक को बोला, तो पूरी दुनिया ने भारत के उस जो मतलब जो भारत का जो एक पूरा एक संकल्पना थी, उसको उन्होंने मतलब प्रकट किया। और अटल जी का बहुत बड़ा कद उससे हुआ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लकीर उन्होंने खींची, जिसको पूरी दुनिया ने उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया कि अटल जी ने क्या कहा। तो इसमें इसको लेकर के जो उन्होंने कहा, और उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार बैकफायर करता रहा, इस पर क्या कभी आपकी चर्चा हुई? अटल जी क्या सोचते थे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अब एक छोटा सा पहले बता दो सेंटेंस। वो लाहौर जाएंगे, वो अनाउंसमेंट उन्होंने किया था लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 फरवरी 1999 को कि जाएंगे 20 तारीख को। तो लखनऊ से वहां भी रिश्ता था। देखिए, उनका बड़ा क्लियर था कि देखिए पड़ोसी है, इनसे डील करना ही है हमें। नवाज शरीफ दिखा दिया था पॉलिटिकल करेज कि हाँ, ये दुश्मनी भारत से है जो हमारी है, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के हित में है कि आर्थिक मामलों में भारत के साथ काम करें। राजनीतिक मामला में हम कश्मीर को लेकर लड़ाई करते रहें, आर्थिक मामला में हम नहीं उसको बाधा डालें। तो इसलिए अटल जी को भी आवश्यकता थी कि वो भी रेसिप्रोकेट करें नवाज शरीफ को, जो उन्होंने कोशिश की। बट रास्ता में एक अड़ंगा है जिसको कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी कतई नहीं चाहेगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सबको समझना चाहिए, नॉर्मल सी रहे। क्योंकि अगर नॉर्मल सी रही भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान वाले देखे भारत में क्या हो रहा है, तो 2 नेशन थ्योरी का क्या होगा। अगर हम दिखा सकते हैं कि भारत में 200 मिलियन मुस्लिम रह रहे हैं, क्या मतलब हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान हरदम आर्मी चाहेगी कि वहां टेंशन रहे। तो इसीलिए अटल जी कोशिश किए, मीनारे पाकिस्तान गए खास तौर पर। बाद में कहा गया कि आप गए दिखाने के लिए कि इंडिया हैज एक्सेप्टेड पार्टीशन। बोले देखिए पाकिस्तान देश है, मेरा मोहर नहीं चाहिए पाकिस्तान को। आप फले फूले पर हमें इंटरफेयर मत करो यार, अपना काम करो। कोशिश किया उन्होंने, बहुत बहादुरी दिखाई। इसलिए यह भी निर्णायक था कि दुनिया को दिखाया कि देखिए हम तैयार हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, एक्सपोजिंग माई सेल्फ, आइए साथ जुड़िए हमारे में। फेल किए, फेल करना ही था, बट कोशिश करना भी बहुत आवश्यक था। अगर वो प्रयास नहीं करते बार बार, तो दुनिया आज हमें और पाकिस्तान को बराबर देखती। आज कोई भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ता ही नहीं। हम अपने आप को चीन के साथ जोड़ते हैं, बाकी ना भी जोड़े, पाकिस्तान के साथ हमें नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लीडरशिप ने दिखाया है, मैच्योरिटी दिखाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, जो उनके साइड नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए जस्ट बिकॉज विफल हुआ, इसका मतलब नहीं है कि प्रयास गलत था, प्रयास सही था। देखा जाएगा लॉन्ग टर्म में क्या होगा। अनिल जी, शक्ति जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी। शक्ति जी? नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, मैं अब किताब पे
जी सर, सुन पा रहे हैं, थोड़ी आपकी आवाज चली गई थी। सर किताब पे आते हैं, थोड़ा किताब पे चर्चा करते हैं। जी, जी, जी। 2-3 चीजें हैं इस किताब में, कारगिल पे है, अपने परमाणु परीक्षण के बारे में है। उन घटनाओं की हम चर्चा करते हैं उस सवालों के साथ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, हम लोगों ने फ़िल्म भी देखी और जिसमें दिखाया गया था किस तरह से जो परमाणु परीक्षण हुआ, वो कितना सीक्रेट मिशन था वो। किसी को जानकारी नहीं थी, इन सब चीज़ों का ज़िक्र थोड़ा किताब में आपने किया हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या किस तरह से वो मिशन को अंजाम दिया गया? क्या आपको जानकारी थी? किस तरह से और कैसे आपने वो किताबों में जो ज़िक्र किया थोड़ा-सा किताब में, वो थोड़ा हमारे वो रोचक घटना ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। आधा ही बता पाएँगे क्योंकि बहुत कुछ संक्षेप में, बहुत रहस्य संक्षेप में। रहनी नहीं, जी, कुछ रहस्य रहनी चाहिए। अगर भारत को दोबारा कुछ करना पड़े और मैं बता दूँ किस तरीके से हम रहस्य रखते हैं, तो वो भी ठीक जी, नहीं जी। होगा भारत के लिए। जी, जी, जी। जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। कई तैयारी नरसिम्हा राव के समय हो चुकी थी, तो हमें सुरंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सुरंग था, उसके ऊपर रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ी। जी। और पिछले विफलता से हम सीख करके नरसिम्हा राव कोशिश किए थे, अमेरिका ने उनको बता दिया था कि हम आपको रोकेंगे तो नहीं, बट उसका ऐसा आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, तो नरसिम्हा राव पीछे हट गए। तो वो सब जानकारी के बाद हमारे साइंटिस्ट को पता था किस तरीके से किया जाए कि किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि अगर मालूम होता तो दोबारा हम वो टेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए एक और फायदा था, उस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी उस समय रहती तो बात छिप नहीं सकती थी। उस समय एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, जहाँ आपको फिजिकली टैप करना पड़ता था, तो इससे हम बच गए। अगर फिजिकली टैप करते तो पता चल जाता टैप हो रहा है फोन। डिजिटल एज में छिपाना बहुत मुश्किल अब हो गया है, तो इसलिए हमारा कभी-कभी ये फायदा था कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे उस समय, हम बात छिपा पाए उस तरीके से। कम लोग को जी, जानकारी दिया, ऐसे भी केवल बात के लोग जानते थे, उसके बारे में बाकी लोग नहीं जानते थे, बाकी लोग को बाद में बताया गया था। तो जी, मगर बहुत आवश्यकता थी टेस्ट करना, कोई भी कह दे मुझे, एकदम गलत था। जी। किताब में एक चीज़ और सर, अटल और आडवाणी जी को लेके, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अटल और आ रही, आ आडवाणी रही, जी आ को रही। लेके, जी, दोनों लोग एक तरह से भाजपा को आगे बढ़ाने में और सरकार बनाने एकदम। में दोनों लोग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और हाँ, दोनों एक तरह से पिलर रहे। लेकिन बीच में ये जब सरकार बनी तो एक एक सुनने में आया कि दोनों लोगों में जो है वो अ, थोड़ा-सा दूरियां बढ़ने लगी थी, रिश्ते थोड़ा-सा, इनका किताब में ज़िक्र है और क्या था? थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्या ऐसी 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 बात थी कि दोनों लोगों में मतभेद हो गए थे, थोड़े दूरियां बढ़ गई थी, क्या ऐसा कुछ था? क्या किताब में इसका कुछ ज़िक्र है? नहीं किताब में नहीं है क्योंकि मेरी किताब खत्म हो जाती है 99 में और ये सब जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वो बाद में शायद बढ़ी थी। हाँ, ये बात अवश्य है कि हर चीज़ में दोनों एक साथ नहीं थे। मेरे ख्याल से बड़ा नॉर्मल चीज़ है, 2 पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ दैट स्टेचर मगर आपस में अच्छी बात होती रहती थी, रेगुलर बात होती रहती थी। कोई नया प्रस्ताव आता था, अटल जी हरदम पूछते थे, क्या आडवाणी जी ने इसको देख लिया है? उनकी क्या राय है? और ऐसी ना बात नहीं कि आडवाणी जी की हर बात वो मानते थे, बट हाँ, आडवाणी जी को कंसल्ट हर बात पर करते थे और मेरा पर्सनल अनुभव भी वही था जब मैं थक गया कि मैं अब जाऊँगा, बहुत 3.5 साल हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ, अब 7 दिन काम मेरे बस का नहीं है। तो आडवाणी जी निकल रहे थे कमरे से, मेरे कमरे में आए, नहीं आते थे, मेरे कमरे में क्यों आएँगे? आए, बोले शक्ति जी आप जा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ क्यों जा रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मत जाइए, आप अटल जी के साथ ही रहिए। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपस में एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था, बट हाँ, जैसे मैंने कहा डिफरेंसेस ज़रूर थे। अटल जी ने खुद लिखा है कि वो रथ यात्रा के खिलाफ थे, बट एक बार पार्टी बोली रथ यात्रा होगा, तो अटल जी चले गए और उन्होंने झंडा से उसको रिलीज़ भी किया। तो कहने का मतलब है डायनामिक तो था, मेरे ख्याल से बाद में भी रहा, अंडरस्टैंडिंग रही बट हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग ये रही कि एक बार सत्ता में रहते हैं तो लोग बात पहुँचाने वाले, बात बढ़ाने वाले, मेरे ख्याल से उसका भी असर तो पड़ ही जाता है। हम सब इंसान हैं ना, इंसान पर कान लोग भर ही सकते हैं, कोई एक-दूसरे के बारे में गलतफ़हमी कर ही सकते हैं, बट जी, आपस में वो हरदम जो सुलझा लेते थे, आपस में बैठ के दोनों सज्जन जी। अच्छी तरीके से सुलझा देते बात को। जी। हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आने से पहले एक आध सवाल और आपसे चाहता हूँ सर। एक कारगिल पे हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे और चूँकि आपने ज़िक्र भी किया है उसके उसमें कारगिल पे काफ़ी जगह एक किया। जी, 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 जी। तो एक मैं या हमारे दर्शक एक चीज़ जानना चाहेंगे, मेरे मन में भी ये है और हमारे जो दर्शक वो भी जानना चाहेंगे कि अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री
के कार्यकाल में पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने के लिए बहुत कोशिश की, बस यात्रा शुरू की, खुद गए, वो बात भी करते रहे, उन्होंने कहा भी। तो उसमें जब ये कारगिल पे कब्जे की बात पहली बार पता चली प्रधानमंत्री जी को, अटल जी को, तो क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? मुझे याद है, मुझे क्लियरली याद है क्या बात हुई है। मैं थोड़ा सा लिखा है उसके बारे में, पूरा विस्तार में तो नहीं गया हूँ, कुछ समझाया हूँ। शॉक तो था, देयर वाज डेफिनेटली अ शॉक, ये क्या हो गया है, क्योंकि पूरी बात शुरू में नहीं आई थी। पहले बात आई थी कि कुछ मुजाहिदीन वहां पर कब्जा कर लिए हैं और वो तंग रास्ता हमारा ब्लॉक करने वाले हैं। मुजाहिदीन कब्जा कर लिए हैं तो और जानकारी लेने की आवश्यकता हो गई। बट जरूर ये हुआ कि देखिए हम आगे बढ़ रहे थे, भारत पाकिस्तान मेरे का मैत्री तो नहीं होने वाली थी, बट नॉर्मल सी पड़ोसी के साथ जैसे हम रहते हैं, कम से कम पड़ोसी का जो रिश्ता है वैसा रिश्ता हो जाएगा, वही आशा थी। उस पर झटका अवश्य बहुत झटका लगा। फिर जब पता अंदाज हुआ कि नवाज शरीफ को पूरी बात नहीं पाए, तो नवाज शरीफ से बात की है। मैंने लिखा है कि उस लड़ाई के दौरान कम से कम 4 या 5 बार, एक बार तो श्रीनगर से बात किए थे, मुझे याद है कि मैं खुद लगाया था कि हम कारगिल में हम देखे थे बॉम्बिंग क्या हो रहा है, उन्होंने खुद नवाज शरीफ लगाया था कि भाई हो क्या रहा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं। और उधर नवाज शरीफ ने कहा नहीं हम कुछ नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कहा कि हमारी फौज नहीं है, तो बताया कि नहीं एविडेंस है हमारी फौज की, उनको दिखाया गया एविडेंस, सुनाया गया। हमारे लोग जो गए थे, आर.के. मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार थे, वो गए थे, वो बताया कि जब उन्होंने सुनाया टेप के ऐसे से नवाज शरीफ मुशर्रफ की बात हो रही है, तो बोले नवाज शरीफ एकदम आश्चर्यचकित हो गए, उनका चेहरा सफेद एकदम व्हाइट हो गया, ही टर्न्ड व्हाइट। तो इसीलिए फीलिंग ऑफ लेट डाउन था कि एक मौका था भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए इतिहास बदलने का, दिखाने के लिए कि हम अमन शांति इसलिए चाहते हैं कि हमारी जनता को प्रगति करे, हमारी जनता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे, आर्थिक विकास हो, गरीबी हटे यहाँ से। वो मौका हम चूक जाएंगे अगर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो एक तो पर्सनल लेट डाउन था, दूसरा था कि अच्छा मौका था, ये मौका हम गंवा रहे हैं, उससे उनको दुख थी। जी, बहुत रोचक जानकारी। गुलरेज से साहब, बहुत देर से गुलरेज साहब वेट कर रहे थे अपने सवाल का। आप डेंटल सर्जन हैं और लेखक हैं और साथ में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अब बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप अपना सवाल पूछिए शक्ति साहब से। डॉक्टर साहब बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही गुलरेज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है गुलरेज जी, आई कांट हियर यू। गुलरेज साहब आप म्यूट पे हैं। आप म्यूटेड हैं गुलरेज साहब, आप म्यूटेड लग रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए प्लीज गुलरेज साहब। गुलरेज साहब का आवाज नहीं आया ना? हाँ, गुलरेज साहब की आवाज नहीं आई। वो ये एक चीज और थी, एक सवाल मन में आया, और कि जब ये परमाणु परीक्षण की बात हो रही थी और उसके बाद क्या ये अंदाजा था कि इसके बाद हमें इतने सारे प्रतिबंध लगेंगे और हम उससे कैसे हम उससे निपटेंगे कैसे, इसकी योजना किस तरह से बनाई गई, क्या रहा, इसका जरा हम लोग हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा, क्योंकि नरसिंहा राव साहब इसीलिए पीछे हट गए। नहीं, प्रतिक्रिया होगी ये पता था, कितनी होगी उतना अंदाज नहीं था। लगा था कि हाँ प्रतिक्रिया होगी, थोड़ा डांट खाएंगे, थोड़ा तकलीफ होगी हमें, फिर निकल जाएगा। मगर जिस तरीके से अमेरिका के नेतृत्व में, क्लिंटन के नेतृत्व में भारत पर प्रतिबंध लगाए गए और जब पाकिस्तान टेस्ट किया तो पाकिस्तान पर उतने नहीं लगाए गए, ये तो रिएक्शन में टेस्ट हुआ है। अरे 18 दिन में कोई अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करके टेस्ट कर सकता है, उनका प्रोग्राम पहले से था, फिर भी अमेरिका मानने को तैयार नहीं था कि भारत की उस समय स्थिति नरसिम्हा राव जैसी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी, बट अमेरिका में तब भी था कि इंडिया इज नॉट अ रिलायबल कंट्री, तो इसीलिए इंडिया पर बहुत अटैक हुआ। अच्छा, दिक्कत क्या थी, आप तैयारी पूरी कर नहीं सकते हैं। तैयारी का मतलब है लोग को बताना कि हम टेस्ट करने वाले हैं, प्रतिबंध लगने वाले हैं। थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, यशवंत सिन्हा जी ने पुस्तक में लिखा, बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी कि मैनेज कर लेंगे, वो था फीलिंग, दिक्कत आएगी मैनेज कर लेंगे, और अल्टीमेटली हुआ वही, मैनेज कर लिए। हमें रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स निकालनी पड़ी,
उस समय लगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, दे दिए, बट बाद में क्योंकि रुपी स्ट्रांग हो गई तो हमारे लिए सस्ता पड़ गया, वो पैसा देश को बच गया। उस समय $4 बिलियन लाना बहुत मुश्किल थी। भारतीय कम्युनिटी ने, प्रवासी भारतीय ने इस पर बहुत हमें मदद किया है। मगर ऐसे कहा वो 6-8 महीना बहुत ही टेंशन का मौसम था, इसीलिए पाकिस्तान से दोस्ती करना, दुनिया को दिखाना कि देखिए हम रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर हैं, हम बम बनाए छोड़ने के लिए नहीं, बम बनाए हैं युद्ध को रोकने के लिए। तो वो पाकिस्तान से आउटरीच जो उन्होंने किया और लाहौर गए, उससे दुनिया को कन्विंस हो गया। और करगिल जब हुई कि पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है, तब दुनिया कन्विंस हो गई कि हाँ, इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री, दिस इज अ चेंज्ड इंडिया। इंडिया नहीं बदली थी, उनके दिमाग में परसेप्शन ऑफ इंडिया बदला था, वो बहुत आवश्यक है। अगर 30 सेकंड हो तो मैं डॉक्टर डेंटिस्ट साहब रहे नहीं हमारे शेख साहब, तो अटल जी एक बार न्यूयॉर्क गए थे, आप लोगों ने बात की न्यूयॉर्क की, हमारे साहब ने की, दांत में उनके कुछ हो गया तो थोड़ा फूलने लगा, सूजन हो गई, तो डेंटिस्ट के पास गए। अब अमेरिकन डेंटिस्ट, अमेरिका में इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत होती है, लोग मैल प्रैक्टिस के लिए केस कर देते हैं, डॉक्टर को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो डॉक्टर काम करने के पहले 100 सवाल पूछता है। तो बोले मेरे दांत का दर्द बढ़ रहा था, मेरे चेहरा का भूगोल बदल रहा था, और डेंटिस्ट मेरे दांत का इतिहास लिख रहा था। तो लेकिन अपने आप पर हंसना, भूगोल और इतिहास बड़ा अच्छे तरीके से तो मैंने कन्वे किया कि देखो यार, दर्द थोड़ा ठीक करो भाई, ठीक करो इसको, तुम इतिहास पूछ रहे हो। जी, कोई और रोचक घटना, बहुत समय हमारा हो चला, कोई और रोचक घटना जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, कोई किताब में ऐसी रोचक घटना हो जो आप शेयर करना चाहें? बहुत तो एक बार क्या, जब स्कूल खत्म किए, पढ़ाई खत्म किए, क्या किया जाए, बहनें हैं, शादी करनी है, पिताजी का रिटायरमेंट हो रहा है, पढ़ने का मन है, अच्छे स्टूडेंट थे, तो खैर स्कॉलरशिप मिल गई, छात्रवृत्ति मिल गई ग्वालियर महाराज से, तो पढ़ने चले गए। तो पिताजी के हम भी साथ पढ़ेंगे, तो पिता और पुत्र सहपाठी बन गए डीएवी कॉलेज कानपुर में, पॉलिटिकल साइंस में और बाकी लॉ में, एक ही सेक्शन में थे। तो अगर बेटा ना पहुंचे क्लास तो टीचर बाप से, हाँ भाई आपका बेटा कहाँ है, जब बेटा आ जाए बाप ना पहुंचे, कमाल आपके पिताजी कहाँ है भाई। तो फाइनली दोनों जाके प्रिंसिपल को बोले कि यार हम अलग अलग सेक्शन में बैठा दो यार, कम से कम क्लास में तो शांति से बैठे, साथ रह रहे, साथ खाना बना रहे, और क्लास में भी साथ हम लोग के टीचर पुलअप कर रहा है, तो बोले हमें दोनों अलग सेक्शन में बैठा दीजिए। तो बड़ा अच्छा था वो सब बात। मगर देखिए, पढ़ने के 50 साल बाद भी उनको हर टीचर का नाम याद था, कैसे बर्ताव किया नाम था, तब समझ सकते क्या इन्वॉल्वमेंट था, है ना। जी, और बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद हमारा समय खत्म हो गया। आखिरी सवाल ये है कि सर, किताब की अपनी एक सीमा होती है, किताब की एक सीमा होती है कि साहब इतने पेज होंगे, इतनी घटनाएं बहुत, तो क्या आप अटल जी पे दूसरी किताब लिखने वाले हैं? एक तो ये, दूसरी बात, क्या घटनाएं छूट गई, ऐसा कुछ, ऐसी कोई घटनाएं छूट गई जो हमें बताना चाहें कि यार ये मैं लिखना तो चाहता था लेकिन नहीं लिख पाया, वो हमसे एक शेयर करिए और फिर हम विदा लेते हैं आपसे। देखिए, ये पुस्तक जो मेरी है, आपको दिख रही होगी, द ईयर द चेंज ऑफ वाजपेयी, ये है 340 पेज की, 1,15,000 शब्द है। पेंगुइन ने पब्लिश किए, पेंगुइन रैंडम हाउस ने। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 65,000 का, और वो चाहते थे 6 साल अटल जी का कवर करें। मैं 1,15,000 शब्द में 1.5 साल कवर किया हूँ। तो अगर हमें बहुत सारे चुटकुले मुझे छोड़ने पड़े, बहुत सारे छोड़ने पड़े मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहुंच गया था। मैं असल में इट्स लाइट रीडिंग, हेवी रीडिंग नहीं है, बट सीरियस किताब है, क्योंकि मैं तथ्य पर गया हूँ। मैं बहुत शोध की, अखबार पढ़ा, मैगजीन पढ़े, सब 1.5 साल का 5-6 अखबार का हर इशू मैंने पढ़ा, मैगजीन पढ़ी है, सब कुछ किया, इसलिए रिसर्च किया अच्छी तरह से, कुछ गलत ना हो जाए। जी, तो कोई घटना छूट गई हो अब तो कोई घटना, बहुत सारे भाषण कैसे लिखे जाते थे, कुछ पर्सनल एंगल, नेताओं के बारे में आपस में कैसे डील करते थे, आपस में मजाक कैसे होता है नेताओं के बीच में, कोई मजाक शक्ति जी, एक मजाक वाली बात, क्योंकि बहुत मजाकिया अंदाज था, एक कोई घटना सुनाते हुए हम खत्म करते हैं लाइट मोड पे। जी, एक कोई मुश्किल हो रहा है मुझे याद करने में। मेरे पास बहुत घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं इसके बारे में। चलिए, ये स्कैंडलस नहीं है। एक मुख्यमंत्री आए, बोले कि राज्यसभा के लिए
आपका जो 12 कैंडिडेट होता है स्पेशल ये सीवी है, आप इनको जरूर इनको कंसीडर कीजिएगा, कोई महिला का नाम दे गए। तो अटल जी ने रख लिया, बोला हाँ देख लेंगे। बाद में मुझे बुलाए, देखो भाई क्या है, जो इनकी बीवी है, सरने मना लिखती है, और वो मुख्यमंत्री किसी और के साथ इन्वॉल्व थे उस समय, तो उनका मन था अपनी मिसेस को राज्यसभा में भेज दें और वो अपने राज्य में शांति से रहे। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं। किस तरह केरला के मुख्यमंत्री के साथ केरला मुख्यमंत्री अपना पैर का वेरिकोज वेन्स उनके हो गया था, तो वो दिखा रहे हैं बैठ के, देखिए ना कितना तकलीफ मुझे हो रहा है। अच्छा लगता है जब इतने बड़े लोग भी ऐसी रोजमर्रे के जीवन की बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शक्ति जी, मेरा जो प्रश्न था उसमें कट हो गया था। हाँ गुणेश शेख जी बताइए, आपका मैंने एक चुटकुला भी सुना दिया डेंटिस्ट के बारे में, बताइए। आई मस्ट लिसन टू इट। हम पूछना चाहते थे कि बिल क्लिंटन का जो आधा कार्यकाल था बहुत ज्यादा एंटी इंडिया रहा, और बाद का जो कार्यकाल था फिर भी ठीक रहा हुआ। अब जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया, तो क्या बैकड्रॉप पे कुछ डिप्लोमेसी चल रही थी कि एकदम से जो यूएस को शॉक लगेगा, क्योंकि छुपा के सब कुछ कर रहे थे हम? नहीं, तो देखिए इसके लिए आई गेट योर क्वेश्चन, आई रश इट बिकॉज़ हमें संकेत मिला, टाइम खत्म हो गया। नहीं, आप अमेरिका को नहीं बता सकते थे आप टेस्ट कर रहे हैं, अगर बताते तो आप पर ऐसा दबाव डालते कि आपको बैकआउट करना पड़ता। मगर 1 महीना के अंदर अमेरिका ने आपको इंडायरेक्टली इंडिकेशन क्या बात करेंगे, हमने कहा तुरंत बात करेंगे, कि हमें पता था अल्टीमेटली दिक्कत क्या थी। क्लिंटन के दिमाग में उस समय था कश्मीर के चलते न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कश्मीर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाएगा, अब इंडिया ने बम छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ेगा, दोनों लड़ाई करेंगे, एक पे बम छोड़ेंगे। मगर इतनी कम समझ थी क्लिंटन को साउथ एशिया के बारे में कि उन्होंने चाइना को बोला कि आप भारत और पाकिस्तान पर हस्तक्षेप कीजिए, न्यूट्रल अंपायर बन जाइए। साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान के बीच में चाइना न्यूट्रल अंपायर तो नहीं बन सकता है ना। फॉर्चुनेटली फॉर भारत बहुत कष्ट हुआ, हमें लोग मरे। करगिल युद्ध ने सबको दिखा दिया कि इंडिया इज अ रिलायबल कंट्री, पाकिस्तान इज नॉट। तो क्लिंटन का रवैया, गुणेश साथ फिर कट गए, फिर क्लिंटन का रवैया तब बदला भारत के साथ। उसके पहले तक वो बहुत नाराज थे भारत से, आपने क्यों परमाणु एक्सप्लोजन किया, मैं तो ताजमहल जाना चाह रहा था, मैं नहीं जा पाया ताजमहल, इतना तक बात हो गई थी कि मैं ताजमहल नहीं देख पाऊंगा कि भारत ने परमाणु का विस्फोट कर दिया है। वो भी एक चुटकुला मैंने छोड़ दिया क्लिंटन वाला। जी जी, हम लोगों को तो आपसे बहुत बातें करने का मन है, लेकिन एक कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम किसी और मंच पे फिर आपसे मिलेंगे और सारी आपसे कहानियां हम सुनेंगे, क्योंकि किताब में बहुत सारी रोचक घटनाएं होंगी, लेकिन हम अपने हमारे दर्शक जो है किताब खरीदेंगे, आपके और बहुत सारी जो घटनाएं हैं, कहानियां जो आपने लिखी हैं, वो सब पढ़ेंगे। और अब हमारे विदा होने का वक्त आ गया है। इस आयोजन में पांचजन्य के और शब्दोत्सव के आयोजन में शक्ति जी आप आए, समय निकाल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, डिमरी साहब हैं, पूजा हैं, और सारे लोग हैं, आदित्य हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच। राष्ट्र मंदिर है, उसकी क्या कल्पना है, उस अयोध्या को लेकर क्या कल्पना है, ये सारे विषय लेते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की इतिहास कथा लेते हुए, उसके विभिन्न पड़ावों को लेते हुए पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर दोनों के एक कलेक्टर्स एडिशन संग्रहणीय अंक का आज विमोचन के लिए हम आए हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि देश के सबसे बड़े राज्य में, उस राज्य में जहां पावन अयोध्या नगरी है, और उस राज्य की कमान जिस आध्यात्मिक नेतृत्व के हाथ में है, आज हमारे साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी इस अंक का विमोचन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा योगी जी से कि हमारे इन अंकों को देखें, और इन अंकों में
योगी जी का एक विशिष्ट साक्षात्कार भी है और भी बहुत सारी जानकारी है, वो भी हम जानकारी देंगे, परंतु पहले विमोचन। अलग अलग हैं कि दोनों अलग अलग हैं, एक में 5 चीजें, एक में 5। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा रईस जी, पांचजन्य जो सत्य का उद्घोष है भारतीय पत्रकारिता में, जिसका 70 वर्ष की एक यात्रा है, उसके प्रतीक चिन्ह के तौर पर एक शंख की प्रतिकृति। वाह, एक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार ने ये बनाया। बजेगा नहीं, ये आचमन के लिए जो बनता है वो बच जाता है। हाँ हाँ, तो पानी डाल के सब। मैं एक वो वाला भी लेकर आऊंगा, वो वीडियो भी अच्छा होगा। साइड में रखो जी। मुख्यमंत्री जी, एक साक्षात्कार तो आपका इस अंक में हम सब देख ही रहे हैं, और आपने विस्तार से बात की, मंदिर की बात की, आंदोलन की बात की, अयोध्या की बात की। कुछ और प्रश्न जो सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं, लोगों के मन मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, आज हम उस तरह की कुछ बातें करने के लिए बैठे हैं। मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि अयोध्या जब ये शब्द आता है तो कुछ लोगों के लिए ये सियासत का मुद्दा बन जाता है, मगर एक देश का जनमानस है जिसके लिए सियासत नहीं, ये विरासत का मुद्दा है। अयोध्या के लिए आपकी कल्पना क्या है? अयोध्या भारत की राष्ट्रीयता की आस्था का केंद्र बिंदु है। जब हम भारत बोलते हैं प्राचीन सांस्कृतिक भारत और आज का राजनीतिक भारत, इन दोनों के केंद्र बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इसलिए राम के बगैर भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं तय की थी भगवान राम ने, आज से हजारों वर्ष पहले उस कालखंड में जो भारत की सांस्कृतिक सीमाएं तय हुई थी, वही आज भारत की राजनीतिक सीमा है। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि राम हमारे लिए एक राष्ट्र पुरुष हैं, भारत के प्रतीक हैं, भारतीय आस्था के एक ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिनके लिए हर भारतीय जनमानस के मन में अगाध आस्था है। और मुझे लगता है इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, ये तो रामायण सीरियल ने साबित किया, सिद्ध कर दिया। आपने मेरा अगला प्रश्न था कि सपने का विस्तार क्या है, आपने इसे संक्षेप में उसको रेखांकित भी कर दिया। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। आक्रांताओं ने, आपने जिस सांस्कृतिक फैलाव की बात की, जिस मैप की बात की, जिस नक्शे की बात की, आक्रांताओं ने इसकी पहचान पर आघात किया था, जगहों के नाम बदल दिए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आपने फैजाबाद का नाम बदला, इसी तरह से एक इलाहाबाद, प्रयागराज आपने नाम किया। तो इसके पीछे क्या सोच थी और क्या आप कुछ और नाम बदलने वाले हैं? देखिए,
फैजाबाद का वास्तविक नाम अयोध्या था और इलाहाबाद का भी वास्तविक नाम प्रयागराज ही था। किसी कालखंड में हमारे गौरव और गरिमा को ठेस पहुंचा करके अगर कोई नाम परिवर्तित हुए थे तो हमारा दायित्व तो बनता था कि हम समय रहते उसका परिमार्जन करें, और जब मौका मिला तो हम लोगों ने वो करके दिखाया है। क्योंकि ये नाम केवल नाम नहीं होता है, ये हमें आत्मगौरव की अनुभूति कराता है। उस आत्मगौरव के साथ हर भारतीय नागरिक अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मानक और कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सके, इस दिशा से ये आवश्यक था। और हमारी सरकार ने ये आवश्यक समझा कि हमारी पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ जो नगर है, उस नगर निगम का, उस जनपद का और उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या ही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया अयोध्या के रूप में उसे जानती है, अयोध्या के रूप में से पहचानती है। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, तो अगर वह कमिश्नरी क्लिक करे तो अयोध्या ही आए, अगर वह जिला क्लिक करे तो अयोध्या आए, नगर क्लिक करे तो अयोध्या आए। तो अयोध्या के साथ वही स्मृतियां हमारी जुड़ी हुई हैं। फिर हमारी सप्तपुरियों में से अयोध्या एक है, अयोध्या एक है, पहली पुरी है अयोध्या, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, ऐसे ही प्रयागराज के बारे में था, दुनिया कुंभ के रूप में, संगम की पावन नगरी के रूप में अयोध्या प्रयागराज को जानती थी। एक कालखंड के दौरान ये नाम परिवर्तित हुए, लेकिन आज फिर से भारत जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है, तो हमें इस प्रक्रिया को भी थमने नहीं देना चाहिए, इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी प्रक्रिया का हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है, और आगे भी जहां आवश्यकता होगी, जो भारत के आत्मगौरव की अनुभूति कराने वाले कोई भी क्षण होंगे, कोई भी आयोजन होंगे, कोई भी कार्यक्रम होंगे और कोई भी नामकरण होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच हम लोगों के स्तर पर तो नहीं होगा। निश्चित ही। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, आपने एक बहुत सूक्ष्म राजनीति में जो बदलाव आ रहा है उसकी ओर आपने इंगित किया कि भारतीय सम्मान की, संस्कृति की जब भी बात होगी तो उससे पीछे हटना, संकोच करना, ये वाली राजनीति खत्म हो रही है। तो जब ये बदलाव का क्षण आता है तो उसके साथ एक ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। इस देश में प्रधानमंत्री हैं, अथक परिश्रम करते हैं, एक पार्टी है जिसकी सदस्यता बहुत ज़्यादा देखी तो जिस समय अध्यक्षता उसकी कर रहे थे, अध्यक्ष थे अमित शाह जी, तो बहुत प्रवास कर रहे थे। गृह मंत्री खूब प्रवास करते हैं आजकल भी। और जो सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री को मैं पिछले जितने भी शेड्यूल्स में मैंने देखे आपके कार्यक्रम, कभी थका हुआ नहीं देखा। और इतना एक व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी समय निकालना, हर चीज़ के लिए ऊर्जा निकालना, इतनी ऊर्जा ये नेतृत्व लाता कहाँ से है? चाहे मैं इस देश में राजनीति के परिवर्तन के क्षण में इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? देखिए, ये तो लोकतंत्र की ऊर्जा है, जनता जनार्दन की ताकत है, जनता की भी ताकत है, जनार्दन की भी ताकत है, जनार्दन की भी ताकत। तो ये दोनों का सम्मिलित समन्वित रूप है। देखिए, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास विरासत, हमारी समृद्ध विरासत हमें किन किन मूल्यों और किन किन आदर्शों के साथ जोड़ती है, कभी हम उससे जोड़ करके तो देखें। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इसे न केवल समझा बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी स्थापित किया, और वह है योग की समृद्ध विरासत। आज दुनिया योग के पीछे भाग रही है, आयुर्वेद के पीछे भाग रही है। कोरोना ने आयुर्वेद का आभास सबको करा दिया है। जबकि मुझे बताइए, कौन ऐसा भारतीय परिवार है जिसके घर में
भोजन में हल्दी उपयोग में ना आती हो। देखिए, हल्दी का कोई स्वाद नहीं, लेकिन हर भोजन में, हर सब्जी, हर दाल और हर खिचड़ी में हल्दी जरूर उपयोग होता है। अदरक है या वे विभिन्न प्रकार के मसाले जो स्वाद नहीं, अगर व्यक्ति वैसे खाएगा तो बेस्वाद कर दें, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से उसका क्या उपयोग हो सकता है, ये हम लोग बहुत पहले से समझते रहे। हमारा एक एक रसोई इस बात को समझता है। लेकिन उस सब के बावजूद वह जो समृद्ध परंपरा है, काढ़ा हमारे यहाँ जनमानस बहुत पहले से पीता रहा है, उपयोग करता रहा है। तुलसी हर घर में पहले से ही पूज्य मानी गई है उसके औषधीय गुणों के कारण। ऐसे ही बरगद है, पीपल है, आम है, नीम है, हर हिंदू परिवार अपने घर के सामने लगाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करता है। उसके आध्यात्मिक और औषधीय गुणों के कारण। इसलिए जो है, ये जो अनुभूति कराने वाले क्षण हैं, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत भी है। एक ऊर्जा का स्रोत आपने बताया संस्कृति से आता है, एक निजी जीवनचर्या से भी आता है। मैं राजनीति से हटके एक सवाल पूछता हूँ जीवन शैली के बारे में। आज युवा लाइफस्टाइल डिजीज इनका बहुत शिकार हो रहा है। तकनीक जैसे बढ़ी है, हमारे जीवन में आलस्य और प्रमाद भी आया है। तो जीवन शैली अगर हम जानना चाहें कि ना थकने वाले ये जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जीवन शैली कैसी है, कब सोते हैं, कब उठते हैं, खान पान में क्या परहेज रखते हैं? देखिए, नियमित और संयमित जीवन ही व्यक्ति को स्वस्थ और आरोग्यता की ओर ले जा सकता है। हम अपनी दिनचर्या को और उससे जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष को अगर जोड़ के देखेंगे तो हम इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि दिन के 24 घंटे के हर प्रहर का एक महत्व है। उसका अपना आर्थिक महत्व भी है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है, उसका सामाजिक महत्व भी है और उसका सार्वजनिक जीवन में भी उसका महत्व है। हर एक के लिए वे चीज़ें तय की गई हैं और मुझे लगता है हमें उसका पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, और मैं कम से कम इस बात पे विश्वास करता हूं कि मुझे कर्म पे विश्वास करना चाहिए। कर्म, निष्काम कर्म, हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, ईमानदारी पूर्ण प्रयास करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगेंगे, लेकिन तनाव से मुक्त भी रहेंगे। सफलता हमारे जीवन को कहीं प्रभावित नहीं करेगी और उस निष्काम कर्म भाव के साथ कार्य करते हुए हम प्रयास करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए अगर नियमित रूप से दिन में वह काम करता तो मेरा अनुमान है कि 17-18 घंटे वह ईमानदारी के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगा सकता है। और अगर हर व्यक्ति अपने कार्य को इतने घंटे सकारात्मक दिशा में लगाता है, इस समाज का हर व्यक्ति लगा सकता है और लगाता हो, तो मुझे लगता है कि भारत को भारत बनने में कोई देर नहीं लगेगी और दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, आध्यात्मिक विरासत हमारे पास है। भारत दुनिया की आर्थिक महाताकत के रूप में भी उभरने में सक्षम है और वो अवश्य अपने यशस्वी नेतृत्व के कारण उस स्थिति में जरूर जाएगा। इतना बड़ा राज्य है, आपकी इतनी व्यस्तताएं हैं, मगर इसके बाद भी आपके लिए जो मांग है, डिमांड है कि योगी जी की आवश्यकता है, यहाँ पर त्रिपुरा में, बंगाल में, भाग्यनगर, हैदराबाद में, हर जगह आपको बुलाया जाता है। एक युवाओं के बीच में एक रॉक स्टार जैसी छवि भी है। तो इस जनता के इस बुलावे को कैसे देखते हैं, संगठन की इस आवश्यकता को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग एक विचार परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं
हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, हर व्यक्ति उस वैचारिक अधिष्ठान के प्रति आस्था का भाव रखता है। हमारा वैचारिक अधिष्ठान की ये डिमांड है, ये मांग है, ये केवल योगी आदित्यनाथ की नहीं है। देश की जनता का टेस्ट क्या है, हमें इस चीज को समझना होगा और किस निष्ठा के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये इस पे निर्भर करता है। जहाँ उनको लगता है कि नहीं दिशा सही है तो डिमांड करते हैं, जहाँ उनको लगता है दिशा थोड़ी भी भटक गई है तो लोग ठुकरा भी देते हैं। हमें दोनों चीज़ याद रखना होगा। दोनों चीज़ याद रखना। और इसलिए ये वैचारिक अधिष्ठान के प्रति देश के आम जनमानस की आस्था को प्रदर्शित करता है कि जो भी उस वैचारिक अधिष्ठान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रख करके पूरी निष्ठा के साथ उस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर पाएगा, और जो अपने देश के अंदर सम्मान प्राप्त करेगा वो दुनिया के अंदर भी सम्मान प्राप्त करेगा। आपने तो बिल्कुल मूल मंत्र बता दिया। आपने अधिष्ठान यानी नींव क्या है वो भी स्मरण रखना और निष्ठा ये भी स्मरण रखना। परंतु ये सब चीज़ें ठीक रखते हुए भी मैं एक बात देखता हूँ मीडिया में, मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जिसे योगी आदित्यनाथ के नाम से अपच रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके निशाने पर रहते हैं। फेक न्यूज़ जितनी फैलाई जाती हैं, इसके बारे में ये जो लगातार आघात करने का प्रयास होता है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिनके विषैले पाचन तंत्र को हम लोगों की एंटीबायोटिक्स नुकसान पहुंचाती है तो उनको तो स्वाभाविक रूप से अपच होगा ही हमारे नाम से। वे लोग हमसे परहेज तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल योगी आदित्यनाथ को निशाना नहीं बनाया। लगातार 1947 के बाद से आप उठा करके देखिए, उन्होंने इस देश के वैचारिक अधिष्ठान पे प्रहार करने में कोई गुरेज नहीं की। उन्होंने 1962 में भी बड़ी बेशर्मी दिखाई थी जब ये देश चीन से लड़ रहा था, अपने संप्रभुता के लिए लड़ रहा था, तब उनकी निष्ठाएं कहाँ थी? 1965 और 1971 में कहाँ थी? और जब भी देश के अंदर आंतरिक या बाह्य कोई संकट आया है, इनकी निष्ठाएं कहाँ होती हैं? आप उनको हर समय देख सकते हैं, तो मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मगर बर्दाश्त करना पड़ रहा है कुछ लोगों को। और इससे बड़ी जो दिक्कत दिखती है कि बार बार रिएक्शंस आते हैं, कहते हैं योगी जी बड़े सख्त हैं। अब ये सख्ती भी और एक प्रशासक के तौर पर एक सख्ती भी और भगवा को प्रशासक के तौर पर देखना, ये ज़्यादा अपच बढ़ाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब मुख्यमंत्री बनाया यूपी का, तो इन्होंने मेरी नियुक्ति पे भी प्रश्न तब खड़े किए थे कि क्या एक भगवाधारी क्या इतने बड़े प्रदेश को चला पाएगा। तब भी इन्होंने मेरी क्षमता पे प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था। और आज जब प्रदेश सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, अब इनको उसमें परहेज उस पे आपत्ति क्यों है? देखिए, जो प्रदेश के हित में होगा, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए आवश्यक होगा, उस प्रकार के कदम हमारी सरकार उठाएगी और हम लोग उस प्रकार के कदम उठाने में कोई परहेज नहीं करेंगे। आपने जो प्रशासन के मुद्दे अभी इंगित किए, मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ इसमें कि अभी एक त्रासदी आई, महामारी आई और पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा था, मगर उस परेशानी से निपटने के लिए प्रतिबद्धता और उसका कारगर तरीके से प्रतिकार, ये दोनों अगर कसौटियों को देखें तो अंतर नहीं कर रहा, परंतु तुलना की बात अगर देखें तो एक राज्य है, वहाँ से आनंद विहार बस अड्डे पर एक रात में 2 लाख लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। एक केरल है जहाँ पर अपने राज्य के लोगों को ही अपने राज्य में केरल में घुसने नहीं दिया जा रहा, मगर केरल मॉडल की बात होती है, दिल्ली की बात होती है। इन दोनों के समकक्ष अगर सामने रख कर देखें तो उत्तर प्रदेश मॉडल उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोविड मैनेजमेंट में जितना काम किया है
मुझे लगता है कि WHO ने उसकी सराहना की है। टाइम मैगजीन में, हाँ, मैंने कहा ना, दुनिया ने उसको सराहा है, और सराहेगा भी क्यों नहीं भाई। 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश, हमारे 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में जहाँ पे कि 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर आए, प्रवासी कामगार जिस प्रदेश में आए, हम लोग 14,000 से अधिक अपने बच्चों को कोटा से लेके आए। 15,000 प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में थे, जिन्हें हमें घर तक सुरक्षित हमने पहुंचाया लॉकडाउन के दौरान। और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक अलग अलग जनपदों में आए। जिस प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पूर्ण कहा जाता था, उस प्रदेश में इन 10 महीनों में कोरोना से 8,000 मौतें हुई। अमेरिका दुनिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अच्छा माना जाता है, उनके सामने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका में कोरोना से इन 10 महीनों में 3,90,000 लोगों की मौत हुई है। 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, हमसे 9 करोड़ ज़्यादा है। वहाँ 33 करोड़ की आबादी में 3,90,000 मौतें। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में 8,000 मौतें। दूसरा, दिल्ली मॉडल, दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़, और 2.25 करोड़ की आबादी में उनके द्वारा दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूपी बिहार के तमाम कामगार और श्रमिकों को वहाँ से लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद भगाया। बाहर निकलने के लिए वहाँ के लोगों ने और राज्य से जुड़े हुए जो कुछ लोग थे, एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने लॉकडाउन को विफल करने के लिए जो षड्यंत्र किया था, बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस सब के बावजूद आप देखें कि दिल्ली में 10,000 से अधिक मौतें कोरोना से होती हैं 2.25 करोड़ की आबादी में, और उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, और 24 करोड़ में 8,000 मौतें होती हैं। ऐसे देश के अंदर अन्य राज्यों से भी आप तुलना करके देखेंगे। हमने यहाँ काम किया, और मैं शुरू से इस बात को मानता हूँ कि कोई आपदा हो या दैनिक जीवन में कोई रिजल्ट देना हो, एक व्यक्ति नहीं करता, एक टीम रिजल्ट देती है। टीम वर्क, जो सम गच्छत्वम सम वदध्वम का वैदिक वाक्य है, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर पैदा करता है, उस टीम वर्क ने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि हम साथ मिल करके, साथ चल करके, साथ बोल करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और वह हम लोगों ने कोविड में भी अपनाया। मंत्रिमंडल की टीम, अलग अलग टीमें पॉलिसी बनाती थी। हमारी टीम 11 अलग अलग विभागों के साथ बैठ करके उसको इम्प्लीमेंट करती थी। शासन स्तर पर काम होता था, जिले से भी सीधे हमारा संवाद था। एक एक जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर के हो, लॉजिस्टिक का लेकर के हो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था को लेकर के हो, सर्विलांस, बेहतर सर्विलांस का मामला रहा हो, इन सबको हमने किया। टीकाकरण, देश के अंदर सर्वाधिक टीका यूपी लगा रहा है। 1.5 लाख से 2 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, और उसका परिणाम भी सामने आए हैं। हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने में भी और उसको रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आपने एक राज्य के तौर पर इतना बढ़िया काम किया, तो जाहिर है मुख्यमंत्रियों में आपस में परस्पर संवाद भी होता होगा, आपकी आपस में भी चर्चा होती होगी। कभी ममता बनर्जी जी से बात हुई आपकी? देखिए, कोविड पे नहीं हुई, लेकिन सामान्य रूप से मीटिंग बैठकों में जाते हैं, मिलते हैं, तो बातचीत होती है। मेरी ममता जी से भी बातचीत होती है, सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत। आप बंगाल जाते हैं तब भी बात होती है? नहीं, बंगाल जाने पे तो स्वाभाविक रूप से बंगाल जाने पे नहीं भेंट हो पाती और बात नहीं हो पाती, लेकिन मीटिंग वगैरह कोई होती है, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्रियों का कोई सम्मेलन होता है, समिट होता है, तो उसमें हम लोग आपस में सभी लोग बातचीत करते हैं। आप बड़े लंबे समय बाद भाग्यनगर गए थे, हैदराबाद गए थे,
संसद में लंबे समय रहे हैं, वहाँ के एक सांसद हैं, वो काफ़ी बयान भी देते हैं, भारत की पहचान को भी ललकारते हैं, उनसे कभी बात हुई आपकी? देखिए, पार्टी के एक चुनाव में मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। पार्टी की तरफ से मुझे एक वहाँ पे स्थानीय चुनाव में जाना पड़ा था। संसद के दौरान हम लोग आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। स्वाभाविक रूप से वह जिस विचार प्रवाह का नेतृत्व करते हैं उसमें हमारे साथ उनका मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमारा फिर भी ये मानना है कि मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय निष्ठा पे हम लोगों को फिर भी प्रयास करना चाहिए कि उन्हें रास्ते पर लाने का हम प्रयास करें। और लोकतंत्र में जनता लोगों को रास्ते में ला देती है, अच्छों को ला देती है। क्योंकि आज याद करिए ना कि जो लोग राम भक्तों पे गोली चलाते थे, आज वे लोग भी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं। तो ये है कि यानी हम उस समय सही थे, हमारा आंदोलन सही था। तो ऐसे ही राष्ट्र के प्रति भी हमारा नजरिया है। हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कल ओबीसी जैसे लोगों को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ वह गलत थे, और जो भारत के प्रति, भारत माता के प्रति हम लोगों की निष्ठा है, वे भी इसके स्वर में स्वर मिलाते हुए दिखाई देंगे। आपने कहा कि जो गड़बड़ होती है तो जनता रास्ते पर ला देती है, जनता जिसे चुनती है वो चीज़ों को रास्ते पर ला देता है, पटरी पर ला देता है। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ें बहुत होती हैं। देखिए, मुठभेड़ स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति पुलिस पे या निर्दोष लोगों पे गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रख करके तो नहीं बैठेगी। और देखिए, पुलिस उत्तर प्रदेश में दोनों रूप हम लोगों ने देखे हैं। देखिए, एक समय था जब पुलिस आगे भागती थी और पीछे से अपराधी दौड़ाते थे, और आज वह भी रूप है जब पुलिस सामने आती है तो अपराधी अपना रुख बदलता है, और अगर उसने कभी दुस्साहस करने का प्रयास किया तो फिर जोरदार भिड़ंतें भी होती हैं, और जोरदार भिड़ंतों के परिणाम भी बहुत जोरदार आते हैं जनता के सामने। आज प्रदेश में कहीं पलायन नहीं है। जो 15 वर्षों से कैराना, कांधला और 1 दर्जन भर कस्बों से व्यापक पैमाने पर पलायन हुआ था, वो नहीं, 3 वर्षों में वे सभी वापस अपने घरों में आ गए हैं, जो लोग छोड़ के जा चुके थे। और कहीं कोई पलायन नहीं कर सकता है। हमें इस बात को देखना होगा, दंगा समस्या का समाधान नहीं हो सकता, चाहे इस पक्ष के मरे चाहे दूसरे पक्ष के मरे। नुकसान अंततः ये राष्ट्रीय क्षति होती है, और नुकसान सभी को होता है। इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को है, इसलिए वह भी इस चीज़ को मानता है कि नहीं साहब, सरकार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी, हर एक व्यक्ति को सम्मान की गारंटी, हर एक को योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। लेकिन हाँ, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, हम उसके तहत काम कर रहे हैं, और उसको लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिन्हें उत्तर प्रदेश का ये मॉडल अच्छा नहीं लग रहा है तो वह हम पे उंगली उठाते हैं, कभी फेक न्यूज़ के माध्यम से, कभी पुलिस के साथ होने वाली मुठभेड़ों को फेक दिखा करके, और फिर अनेक प्रकार से उन्हें बदनाम करने का प्रयास इनके द्वारा होता है, क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। अपने निहित स्वार्थों के लिए वे लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं। कोई भी चीज़ फेक नहीं है, सभी कुछ ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार काम कर रही है। एक छोटा सा प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का वर्ष आगे आने वाला है, अगला वर्ष। कुछ छोटे छोटे दल ताल ठोक रहे हैं, गठजोड़ बनाकर दाव आजमाना चाहते हैं, भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। आप इस सारी लामबंदी को, इन समीकरणों को कैसे देखते हैं?
देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को और हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि अगर अपने अपने मैनिफेस्टो से हर व्यक्ति चुनाव लड़े, अच्छी बात है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें राजनीतिक मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का पालन करना होगा। हर व्यक्ति उसका पालन करे। चुनाव लड़ने के लिए हर व्यक्ति का स्वागत है। राजनीति में आज कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे स्वर हैं जिन्हें हिंदुस्तान की हिंदू पहचान, हिंदू विरासत, हिंदू संस्कृति, इस पूरी धरोहर से आपत्ति है। इन स्वरों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमें भारत की पहचान के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। भारत की सनातन हिंदू धर्म संस्कृति ये भारत की पहचान है, और दुनिया के अंदर भारत अगर भारत के रूप में जाना जाता है, कोई भी नागरिक भारत का, उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उपासना विधि उसकी पहचान नहीं होती है। हिंदुत्व की ये राष्ट्रवादी जो विरासत है, यह भारत की न केवल आध्यात्मिक बल्कि राष्ट्रीय पहचान भी है, और दुनिया इसी रूप में उसे जानती है। यही कारण है कि भारत का नागरिक ही नहीं बल्कि बृहत्तर भारत का जो नागरिक है, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश का हो, या नागरिक जब हज करने के लिए जाता है तो उसकी पहचान हिंदू होती है, न कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। अपनी उस हिंदू पहचान को जो वहाँ उसके रूप में जिस पहचान जो वहाँ उसके साथ लगी हुई है, यहाँ पता नहीं क्यों हम संकोच करते हैं। हमें उस पहचान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और गौरव की अनुभूति करने वाला व्यक्ति ही शान के साथ और सम्मान के साथ जी सकता है, आगे बढ़ सकता है। जिसको अपनी विरासत और अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने अतिव्यस्त कार्यक्रम में से पांचजन्य के लिए समय निकाला, और न केवल एक बार समय निकाला अपितु 2 बार। ये जो कलेक्टर्स एडिशन है, इसके लिए आपने 2 बार समय निकाला, साक्षात्कार के लिए हमें विस्तृत समय दिया, और जिस विरासत की, जिस गर्व की आपने बात की, मुझे लगता है कि जो जिन लाखों परिवारों तक ये अंक पहुंचेगा, उन तक ये संदेश भी पहुंचेगा। राम केवल प्रतीक नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, ये संदेश भी पहुंचेगा। अपनी विरासत पर गर्व करने के कारण भी पहुंचेंगे, और ये संघर्ष कैसा था इसकी पूरी एक कहानी भी वो हमारी आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी। आज आपने हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।